डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड के अंतर्गत डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में जान चुके हैं कि सिगमंड फ्रायड ने पर्सनालिटी के आधार पर मानवीय व्यवहार की वैज्ञानिक व्याख्या करने का प्रयास किया है। इन्होंने पर्सनालिटी को डायनेमिक इन नेचर माना है। इनके अनुसार अनेक प्रकार की विरोधी शक्तियां जैसे लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट, लव एंड हेट, प्लेजर एंड पेन, एक्टिविटी एंड पैसिविटी के पारस्परिक क्रियाशीलता के कारण मनुष्य में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का आगमन होता है। इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का निराकरण व्यक्ति किस प्रकार से करता है, इसका सीधा संबंध व्यक्ति के व्यक्तित्व की उत्पत्ति एवं विकास पर पड़ता है। साइकोलॉजिकल डिवीजन ऑफ माइंड के आधार पर फ्रायड ने मन का वर्गीकरण दो आधार पर किया है। एक को टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड कहते हैं तथा दूसरे को डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड कहते हैं। यहाँ पर हम डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड की चर्चा करेंगे। फ्रायड के अनुसार डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड से तात्पर्य उन साधनों से होता है जिसके द्वारा इंस्टिंक्ट से उत्पन्न मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का समाधान होता है। ब्राउन के अनुसार व्यक्तित्व के गत्यात्मक पहलू से फ्रायड का तात्पर्य उन प्रतिनिधियों से होता है जिनके मूल प्रवृत्तियों से उत्पन्न रहने वाले संघर्षों का समाधान किया जाता है। डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड के आधार पर फ्रायड ने मन का 3 स्तर बतलाया है: ईड, ईगो तथा सुपर ईगो। ईड डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड का पहला लेवल है। जिस समय शिशु जन्म लेता है उस समय सिर्फ ईड होता है। कैमरन ने अपनी पुस्तक पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड साइकोपैथोलॉजी में इसके स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए बतलाया है कि ईड की विशेषताओं एवं कार्यों को न तो हम प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन कर सकते हैं और न ही देख या दिखा सकते हैं, बल्कि कुछ अतार्किक एवं मूर्खतापूर्ण कार्यों एवं विशेषताओं जैसे निरर्थक स्वप्न एवं मेंटल डिजॉर्डर के लक्षण के आधार पर इसके अस्तित्व को प्रकट कर सकते हैं। ईड पर्सनालिटी का बायोलॉजिकल कंपोनेंट है। इसमें उन प्रवृत्तियों का भरमार होता है जो जन्मजात होती हैं तथा असंगठित एवं कामुक स्वरूप की होती हैं। ईड की शक्तियों का संचालन एवं नियंत्रण प्लेजर प्रिंसिपल के द्वारा होता है। इसका मुख्य उद्देश्य आनंद को प्राप्त करना है। इसीलिए फिस्ट का कहना है कि ईड की सारी शक्ति एक उद्देश्य के लिए खर्च की जाती है और वह है आनंद प्राप्त करने का उद्देश्य। ईड वास्तविकता तथा कल्पना में अंतर निकाल सकने में असमर्थ रहता है। यह तनाव को सहन कर सकने में असमर्थ रहता है। यह तनाव से जल्द मुक्ति पाना चाहता है। अतः जिस इच्छा की पूर्ति करने में तनाव उत्पन्न होता है उस इच्छा की पूर्ति यह जल्द से जल्द कर तनाव से मुक्त होना चाहता है। ईड के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए मनोवैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि यह हठी स्वभाव का होता है। जब तक इसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो जाती है तब तक वह हठ करते रहता है। इसीलिए इसको परसिस्टेंट इन नेचर भी कहा जाता है। इसका संबंध व्यक्ति के पूर्ण रूपेण अचेतन मन से रहता है। इसलिए इसकी अधिकतर इच्छाएं अनैतिक होती हैं। इसकी विशेषता के संदर्भ में प्रकाश डालते हुए यह भी कहा जाता है कि ईड में विपरीत विरोधी इच्छाएं मौलिक रूप में बिना किसी परिवर्तन या समझौता के साथ ही रहती हैं। इसके प्रभाव के तरफ ध्यान न देकर और अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करती हैं। ईगो डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड का सेकेंड लेवल है। ईड का ही कुछ हिस्सा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के पारस्परिक क्रियाशीलता एवं प्रभाव के कारण परिवर्तित एवं परिमार्जित होकर ईगो का रूप धारण कर लेती हैं।
इसी विशेषता को ब्राउन ने व्यक्त करते हुए बतलाया है कि प्रायः बच्चा ज्ञात्यात्मक रूप से जन्म के समय पूर्णतः ईड होता है तथा ईगो और सुपर ईगो की उत्पत्ति इसी से वातावरण के संपर्क के कारण विकास के क्रम में होता है। कैमरन ने इसके स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए बतलाया है कि ईगो शारीरिक इच्छाओं तथा वातावरण की जटिलता से उत्पन्न अंतःक्रिया को दिशा प्रदान करने वाली एक संगठनात्मक पद्धति है। इसकी उत्पत्ति एवं विकास के संबंध में प्रकाश डालते हुए फ्रायड का कहना है कि मनोलैंगिक विकास के मौखिक अवस्था में इसके निर्माण का नींव पड़ता है। यह मन का वह हिस्सा है जिसका सीधा संपर्क वास्तविकता से रहता है, इसीलिए इसके कार्यों का संचालन और नियंत्रण रियलिटी प्रिंसिपल के आधार पर होता है। फिस्ट ने अपनी पुस्तक थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी के अंतर्गत इसके संबंध में विचार व्यक्त करते हुए बतलाया है कि ईगो आंशिक रूप से चेतन, आंशिक रूप से अवचेतन तथा आंशिक रूप से अचेतन होता है। यह ईड को ही एक परिवर्तित एवं परिमार्जित रूप है, इसीलिए इन दोनों में कोई मौलिक अंतर नहीं होता है। दोनों ही प्लेजर प्रिंसिपल के पोषक हैं। इन दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि ईड खतरा को ध्यान में रखे बिना तथा परिस्थिति की गंभीरता को समझे बिना आनंद प्राप्त करना चाहता है, लेकिन ईगो खतरा से मुक्त सुख को प्राप्त करना चाहता है। फ्रायड ने ईड की तुलना घोड़े से तथा ईगो की तुलना घुड़सवार से की है, जिसमें ईड शक्ति प्रदान करता है और ईगो उसका डायरेक्शन प्रदान करता है। ईगो की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ईगो दो विरोधी मालिकों के बीच कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण यह हमेशा परेशान रहता है। यदि ईड अनैतिक इच्छा मनुष्य के सामने उपस्थित करता है तो सुपर ईगो इसका विरोध करता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि ईगो आपस में दो लड़ने वाले मालिकों का एक नौकर है। फ्रायड ने ईगो को सेल्फ कॉन्शियस इंटेलिजेंस भी कहा है। सुपर ईगो। फ्रायड ने मानवीय व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए सुपर ईगो की भी चर्चा की है और व्यक्तित्व के विकास में इसको महत्वपूर्ण बतलाया है। ईगो का ही कुछ हिस्सा सभ्यता एवं संस्कृति के तथा धार्मिक नियमों के प्रभाव के कारण संशोधित एवं परिमार्जित होकर सुपर ईगो का रूप धारण कर लेता है। यह व्यक्ति में सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। इसी के आधार पर व्यक्ति समाज का सदस्य बनता है तथा सामाजिक प्राणी कहलाता है। सुपर ईगो के विकास में माता पिता, परिवार का आदर्श, अनुशासन तथा उसका रहन सहन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। फ्रायड के अनुसार सुपर ईगो का प्रारंभ व्यक्ति में 5 साल के उम्र से प्रारंभ हो जाता है। इसकी विशेषता पर प्रकाश डालते हुए मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जब कोई अनैतिक विचार व्यक्ति की चेतना में उपस्थित होती है तो यह अनैतिक विचार चेतना में तनाव उत्पन्न कर देता है। अनैतिक इच्छा की पूर्ति में सुपर ईगो बाधा उत्पन्न करता है, अतः यह इच्छा दमन के द्वारा अचेतन मन में चला जाता है। सुपर ईगो ने ही फ्रायड के दमन के कंसेप्ट को निर्माण में सहायता प्रदान किया। इसकी विशेषता के संदर्भ में प्रकाश डालते हुए मनोवैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि यह माता पिता के नैतिकता के अनुसार ही बच्चों में सुपर ईगो का निर्माण होता है, लेकिन कभी कभी बच्चे का सुपर ईगो माता पिता के सुपर ईगो से भिन्न हो जाता है।
इसका मुख्य कारण यह है कि बच्चे पर अधिक नियंत्रण रखने या पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने के कारण बच्चों का सुपर ईगो माता पिता के सुपर ईगो से भिन्न हो जाता है। जब बच्चा पूर्णतः स्वतंत्र हो जाता है तथा अनैतिक कार्य करने पर भी दंड नहीं पाता है तो उसका सुपर ईगो कमजोर हो जाता है, उसमें आत्म आलोचना करने की शक्ति कम हो जाती है। और जब बच्चे को कठोर अनुशासन में रखा जाता है तो उसका सुपर ईगो बहुत ही अधिक मजबूत हो जाता है, जो आगे चलकर मानसिक रोग का एक प्रमुख कारण बनता है। सुपर ईगो के दो पक्ष होते हैं, एक को पॉजिटिव एस्पेक्ट कहते हैं तथा दूसरे को निगेटिव एस्पेक्ट कहते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट का संबंध ईगो आइडियल से रहता है, जो आदर्श के अनुकूल कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तथा निगेटिव एस्पेक्ट का संबंध गलत कार्यों पर प्रतिबंध लगाना है और व्यक्ति को गलत कार्य करने के लिए रोकना भी है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड के अंतर्गत ईड, ईगो और सुपर ईगो आते हैं। ईड का संबंध मुख्य रूप से व्यक्ति के शारीरिक तथा आनंद से होता है। ईगो का संबंध मुख्य रूप से वास्तविकता से रहता है तथा सुपर ईगो का संबंध मुख्य रूप से आदर्श से रहता है। और ये तीनों शक्तियां हमेशा संघर्षशील रहती हैं, जिसके कारण व्यक्ति में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है। इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का निराकरण व्यक्ति किस प्रकार से करता है, इसी के अनुसार उसमें व्यक्तित्व की उत्पत्ति एवं विकास होती है।